कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही बड़ी और ताकतवर थी, वो हजारों साल तक दुनिया की नजरों से ओझल कैसे रह सकती है? आज हम इसी खोई हुई दुनिया, सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये सिर्फ टूटी फूटी दीवारें या खंडहर नहीं है। ये एक झलक है एक ऐसे शहर की जो आज से लगभग 4,500 साल पहले बसा था। जरा इसकी बनावट देखिए, सीधी सीधी सड़कें, एकदम सलीके से बने घर, देखकर सच में हैरानी होती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग अपने समय से कहीं कहीं ज्यादा आगे थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ये पूरी की पूरी सभ्यता अपने लाखों लोगों के साथ मानो इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। कहाँ चले गए वो लोग? आखिर उनके साथ हुआ क्या था? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। और सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इतनी विशाल, इतनी फैली हुई सभ्यता के बारे में हम सबको, मतलब पूरी दुनिया को, बस कोई 100 साल पहले ही पता चला। सोचिए जरा। और पता है, ये सभ्यता कोई अलग थलग नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ मिस्र में विशाल पिरामिड बन रहे थे, दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में शहर बस रहे थे, और ठीक उसी समय यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक जबरदस्त सभ्यता अपने चरम पर थी। ये वाकई दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। और जब मैं बड़ी कह रही हूँ, तो इसका असली मतलब क्या है, वो इस नक्शे को देखकर समझ आता है। ये सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के इलाके में फैली हुई थी, आज के भारत और पाकिस्तान में। सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे सैकड़ों शहर थे जो एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। कमाल है ना? अच्छा, तो अब चलते हैं सीधे उस जगह पर जहां हमें सबसे ज्यादा सुराग मिलने वाले हैं, मतलब उनके शहरों में। और यकीन मानिए, ये शहर किसी इंजीनियरिंग के अजूबे से कम नहीं थे। देखिए, हड़प्पा के शहर यूं ही बेतरतीब तरीके से नहीं बस गए थे। नहीं नहीं, इन्हें बाकायदा प्लान करके बनाया गया था। सड़कें देखिए, एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। पूरे शहर में ढकी हुई नालियों का जाल बिछा था। और सबसे कमाल की बात, हर एक ईंट एक ही नाप की थी। सोचिए, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका सीधा मतलब है कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, एक व्यवस्था थी जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही थी। और इनके पानी के मैनेजमेंट की तो बात ही क्या है। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, वो है मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ। माना जाता है कि ये किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। और दाएं तरफ ये हैं धोलावीरा में चट्टानों को काट कर बनाए गए बड़े बड़े तालाब। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो लोग पानी की कीमत कितनी अच्छी तरह समझते थे। एक अंदाजा लगाइए, धोलावीरा का जो सबसे बड़ा तालाब मिला है वो 73 मीटर लंबा था, मतलब लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना लंबा। जरा सोचिए, हजारों साल पहले वो लोग इतने बड़े स्केल पे वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे थे। कमाल की बात है। तो ठीक है, शहरों की बनावट तो लाजवाब थी, पर उन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? इसका जवाब हमें उन चीजों में मिलता है जो वो अपने पीछे छोड़ गए, पत्थर और मिट्टी में छिपे सुरागों में। तो हड़प्पा के लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं थे, वो कमाल के कारीगर और व्यापारी भी थे। पूरा सिस्टम था उनका। देखिए, पहले वो दूर दराज से कच्चा माल मंगाते, फिर उससे शानदार चीजें बनाते, और फिर उन्हें एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए बेचते थे। और हाँ, अपने सामान की पहचान के लिए वो इन अनोखी मोहरों का इस्तेमाल करते थे। कह सकते हैं ये उनका अपना प्राचीन ट्रेडमार्क था। जैसे ये देखिए, ये हैं उनके सबसे फेमस प्रोडक्ट्स में से एक, कार्निलियन के मनके। जरा इन पर की गई बारीक कारीगरी तो देखिए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे ही मनके हमें आज के ईरान जैसी दूर जगहों पर भी मिले हैं। इससे ज्यादा पक्का सबूत और क्या हो सकता है उनके विशाल ट्रेड नेटवर्क का? पर जिंदगी सिर्फ काम धंधा और व्यापार थोड़ी होती है ना? वो लोग मौज मस्ती करना भी जानते थे। ये देखिए, हमें खुदाई में पत्थर के बने बोर्ड गेम्स और मिट्टी की सीटियां भी मिली हैं। मतलब साफ है, उनकी जिंदगी में खेल कूद और मनोरंजन के लिए भी जगह थी। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए रहस्य पर। एक ऐसी पहेली जिसे आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट सुलझा नहीं पाया है, और वो है उनकी लिपि, उनकी लिखावट। उनकी ये जो लिखावट है, वो हमें ज्यादातर ऐसी छोटी छोटी मोहरों पर मिलती है।
ये मुलायम पत्थर से बनी होती थी और इन पर जानवरों की तस्वीरें और कुछ अजीब रहस्यमयी निशान बने होते थे। माना जाता है कि व्यापारी शायद अपने सामान पर पहचान के लिए इनका ठप्पा लगाते होंगे। लेकिन सवाल तो वही का वही है, आखिर ये निशान कहना क्या चाहते हैं? ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये किसी राजा का नाम है, या किसी देवता की पूजा का मंत्र, या फिर ये सिर्फ लेन देन का कोई हिसाब किताब है? कोई नहीं जानता। और सोचिए, हमारे पास ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजारों मोहरें हैं, पर आज तक कोई भी एक भी शब्द पढ़ नहीं पाया है। उन लोगों की आवाज, उनकी भाषा हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, और यही बात इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। और ये कोई आसान सा कोड नहीं है जिसे आसानी से क्रैक कर लिया जाए। इन मोहरों पर सैकड़ों अलग अलग तरह के निशान मिले हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ बैल है तो दूसरी तरफ एक सींग वाला बाघ। इतनी तरह के निशान और जानवरों की तस्वीरें, इसी वजह से इसे समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपनी इस पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इतनी उन्नत, इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया? इसको लेकर ना दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली कहती है कि शायद किसी बाहरी ताकत ने उन पर हमला कर दिया। पर इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें कहीं भी लड़ाई का कोई सबूत ही नहीं मिलता। न तो हथियार मिले हैं, न ही जले हुए किले या शहर। इसीलिए अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स दूसरी थ्योरी पर यकीन करते हैं, और वो है पर्यावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव। जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि उस दौर में मौसम बुरी तरह बदल गया। मॉनसून बहुत कमजोर पड़ गए, जिससे खेती करना बहुत मुश्किल हो गया। और शायद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सरस्वती नदी, जिसके किनारे उनके सैकड़ों शहर बसे थे, वो धीरे धीरे सूखने लगी। अब सोचिए, बिना पानी और बिना अनाज के वो शानदार शहर धीरे धीरे वीरान होते चले गए। तो अब एक आखिरी सवाल बचता है। शहर तो खत्म हो गए, वीरान हो गए, लेकिन क्या उन लोगों की संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके जीने का तरीका, क्या वो भी उनके साथ ही दफन हो गया? जरा इस छोटी सी मूर्ति को देखिए। ये नमस्ते की मुद्रा में है। एक ऐसी मुद्रा जो आज भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अभिवादन का तरीका है। ये एक छोटा सा इशारा है, एक सुराग है कि भले ही उनके शहर मिट्टी में दब गए, लेकिन शायद उनकी संस्कृति की आत्मा वो जिंदा रही। वो आगे आने वाली पीढ़ियों में घुल मिल गई और किसी न किसी रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। और शायद यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। चलिए बात करते हैं दुनिया की एक सबसे पुरानी सभ्यता की। ये विशाल थीं, उन्नत थीं, और अनोखी बात यह है कि शांतिपूर्ण भी। पुरातत्वविदों को यहाँ बड़े किले या हथियार नहीं मिले। लगता है ये समाज लड़ाई से नहीं, सहयोग से बना था। पता है, ये सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। ये दो महान नदियों के किनारे बसी थी। इसे कई नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी, हड़प्पा या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आखिर क्या चीज एक सभ्यता को सभ्यता बनाती है? चलिए देखते हैं ये सारे मापदंड कैसे पूरे करती थी। इसकी सबसे हैरान करने वाली विरासत है इसकी शहरी योजना। वाकई अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। शहरों को ग्रिड पैटर्न पे बसाया गया था। सड़कें एकदम चौड़ी और सीधी, कमाल का ऑर्गेनाइजेशन था, है ना? और पानी की निकासी का सिस्टम तो देखिए, सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियां बनी थीं। ये है मशहूर महास्नानागार, जिसे नेचुरल तार से वाटरप्रूफ किया गया था, शायद किसी खास मौके के लिए। और धोलावीरा में तो पानी बचाने के लिए चट्टानों को काटकर 6 बड़े-बड़े जलाशय बनाए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि इन शानदार शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी आखिर थी कैसी? जमीन उपजाऊ थी तो गेहूं, जौ और दालें उगाई जाती थीं। कपास की खेती भी इन्होंने ही शुरू की थी। पुराने बर्तनों की जांच से पता चलता है कि वो डेयरी, हल्दी, अदरक और केले जैसी चीजें भी खाते थे। ये शहर दुनिया से अलग थलग नहीं थे। हड़प्पा के लोग लंबी दूरी के व्यापार में एक्सपर्ट थे। उनका सबसे पॉपुलर एक्सपोर्ट था ये खूबसूरत कार्नेलियन मनके। इनकी मांग मेसोपोटामिया तक थी। लोथल में तो 2 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा एक डॉकयार्ड मिला है। सोचिए, समुद्री व्यापार के लिए। सामान पर निशान लगाने के लिए हजारों छोटी छोटी मोहरों का इस्तेमाल होता था, आज के कॉर्पोरेट लोगों की तरह। इन मोहरों पर एक स्क्रिप्ट भी है, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। करीब 700 साल तक यह सभ्यता खूब फली फूली, और फिर अचानक
1900 ईसा पूर्व के आसपास गायब हो गई। इस उन्नत और शांतिपूर्ण समाज का आखिर हुआ क्या? शहर खाली हो गए और लोग वापस सादे देहाती जीवन में लौट गए। तो क्या किसी ने हमला किया? नहीं, खुदाई में लड़ाई या हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर असली वजह क्या थी? सबूत इशारा करते हैं एक बड़े पर्यावरणीय बदलाव की तरफ, क्लाइमेट चेंज। जब पानी की सप्लाई बंद हो गई तो खेती का आधार ही खत्म हो गया और बड़े शहरों को चलाना नामुमकिन हो गया। तो क्या इतनी उन्नत सभ्यता बस यूं ही खत्म हो गई? शायद नहीं, इसके विचार आगे भी जिंदा रहे। इनकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। कोई भी समाज कितना भी एडवांस्ड हो, वो अपने पर्यावरण पर ही निर्भर करता है।